Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mara Suleiman. I'm from BS 3rd A. Today I'm going to present on the topic that is classification of proteins. Firstly, we can classify proteins into many types on the basis of their structure, on the basis of composition, on the basis of their biological uses, and their nutritional basis. First, I want to discuss with you guys that how to classify proteins on the basis of their structure. Firstly, we classify proteins on the basis of their structure into four main types, that is primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. मैंने पिक्चर्स डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंस को हम जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं. प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है जस्ट लीनियर सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की, और इस लीनियर सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए जो मेन रोल होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स का होता है. मींस पेप्टाइड बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सही है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में कहें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे था लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स की, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, एनी हाउ सम कोयल स्ट्रक्चर हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, यानी कि वो थोड़ा सा फोल्डिंग की तरफ चले जाते हैं. तो जो ये फोल्डिंग हो जाती है स्ट्रक्चर की, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है. ठीक है. H bonding is responsible for the folding of polypeptide chains. वो तो खुली थी ऑफिस. ये है इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसी तरह मुझे यहाँ पे बताया तो मैंने कॉल किया, सबको कॉल नहीं उठाया, मैंने टेक्स्ट करके छोड़ा था, ऑफिस खुली थी. तब जाने के बाद यस टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत अपोजिट है. प्राइमरी सेकेंडरी में प्राइमरी में बिल्कुल लीनियर थी, सेकेंडरी में थोड़ी ट्विस्टिंग हो गई. अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें प्रोटीन्स के जितने भी एटम्स होंगे उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट हो जाएगी. तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर. उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे. आवाज आ रही है? जी आ रही. उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है. ठीक है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स के अंदर जितने भी सब यूनिट्स हों, ये बात याद रखें कि 1 सब यूनिट इज इक्वल टू 1 पॉलीपेप्टाइड चेन. एक पॉलीपेप्टाइड चेन के इक्वल होता है. तो जब इसकी मल्टीपल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का. ठीक है. तो जब मल्टीपल अरेंजमेंट होगी प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे. अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होंगे. ठीक है. इसके अलावा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो बनता है वो उन्हीं प्रोटीन से बनेगा जिनमें मोर देन 1 सब यूनिट्स होंगे. मीन्स के वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे, तभी वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेस पे हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप. शेप के बेस पे हम प्रोटीन्स को 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. वन इज द फिब्रस प्रोटीन एंड अनदर इज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन. पिक्चर में आप देख लें फिब्रस का शेप और ग्लोब्यूलर का शेप. अच्छा, फिब्रस प्रोटीन में क्या है, जैसा कि आपने पिक्चर देखा, फिब्रस में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो पैरेलली अरेंज होते हैं. सिंपल पैरेलल अरेंजमेंट होती है इनकी, और ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर होते हैं फिब्रस प्रोटीन. जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो एक दूसरे में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और ये एक स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं. ठीक है. उसके अलावा जो फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होती हैं. वाटर इनसोल्यूबल कैसे होती हैं? तो जब ये प्रोटीन सिंपली पैरेलल एक दूसरे पे लाई करती हैं
तो इनके सरफेस पे जो प्रोटीन का पार्ट अपीयर होता है वो वाटर इनसोल्यूबल वाला पार्ट होता है, इसीलिए ये वाटर इनसोल्यूबल होती है। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो है वो वाटर सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड होती हैं और वो स्फेरिकल शेप बनते हुए प्रोटीन का वो पार्ट विजिबल हो जाता है जो पानी में सोल्यूबल होता है। एग्जाम्पल्स में कोलेजन है, कैरेटिन है फिब्रस में, फिब्रिनोजन है, मसल प्रोटीन है। ये वो प्रोटीन्स हैं जो वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन्स हैं। और नेक्स्ट में जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेस पे हम प्रोटीन्स को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक और टाइप भी होती है डिराइव प्रोटीन्स, जिसको ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता। वन इज द सिंपल प्रोटीन्स एंड अनदर वन इज कंजुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनके जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमें सिर्फ प्योर अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं होता, ओनली प्योर अमाइनो एसिड्स। तो इसकी एग्जाम्पल में जैसे ये एग है, एग के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमें जस्ट जो है यहाँ से अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह सीरम में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। ग्लोब्यूलिन की जब हम हाइड्रोलाइसिस करें ओनली अमाइनो एसिड्स हमें ऑब्टेन होंगे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में इनकी हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, अलोन विद द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं। तो जो नॉन अमाइनो एसिड ग्रुप जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन में लिपिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरह फोस्फोप्रोटीन है, फोस्फोप्रोटीन में भी फोस्फेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। अब इसकी न्यूट्रिशनल बेसिस पे, ठीक है, न्यूट्रिशन के बेस पे हम प्रोटीन्स को फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज द कंप्लीट प्रोटीन्स एंड द अदर वन इज इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स, as the name indicates, it contains all the essential amino acids that should be present in a person's diet। ठीक है, इसके अंदर वो तमाम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए मस्ट होते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर एक भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट ना हो, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे फूड्स की दी हुई है, जो कि कंप्लीट प्रोटीन्स जिनमें प्रेजेंट होती हैं, जिनमें फिश, चीज, एग, योगर्ट, मिल्क। ठीक है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, ऐसी फूड्स हैं जिसमें तमाम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की बात करें तो नेम ही इंडिकेट कर रहा है, इसमें वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, इसलिए इनको इनकम्प्लीट प्रोटीन्स और पार्शियल प्रोटीन्स भी कहते हैं। अच्छा, जो सोर्सेस हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की, वो नट्स, बीन्स, सीड्स, कोन, इनमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे जो कि एसेंशियल होंगे फॉर द डाइट। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन के बेस पे हम प्रोटीन्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट में है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नेम से ही इंडिकेट हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, किसी भी वाइटल केमिकल की या न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हीमोग्लोबिन जो कि एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, हमारी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। फर्स्टली, सेकंड है ब्लड प्लाज्मा के अंदर लिपोप्रोटीन्स होती हैं। लिपोप्रोटीन्स जो कि क्या कैरी करती हैं, लिपिड्स कैरी करती हैं फ्रॉम द लिवर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जहां पे लिपिड्स की जरूरत होगी वो वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज प्रोटीन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कुछ फूड के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स को स्टोर करती हैं, जैसे कैसीन होती है मिल्क में और ग्लैडिन इन व्हीट।
कैसीन एक प्रोटीन है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है और ये इम्पोर्टेंट है फॉर द रिकवरी ऑफ मसल डैमेजेस और उसके अलावा जो है ना ये बोन्स को स्ट्रोंग बनाने में हेल्पफुल होती है ये प्रोटीन। और ग्लेडिन इन वीट के अंदर ग्लेडिन प्रोटीन होती है और ग्लेडिन का मेन फंक्शन यही होता है कि ये वीट को जो है ना वीट की फर्मेंटेशन में जो है ये मेन रोल प्ले करती है। उसके बाद जेनेटिक प्रोटीन्स है। जेनेटिक प्रोटीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसका रोल जो होगा वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन में होगा। डीएनए की बात करें तो वो किसका बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो कि मेन कंपोनेंट है डीएनए का। तो इट मीन्स जेनेटिक प्रोटीन्स वो हैं जो कि विद इन द बॉडी जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को मेंटेन करती हैं और उसको फर्दर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने में भी हेल्पफुल होती हैं। तो ये हुई जेनेटिक प्रोटीन्स। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रोटीन, वो प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में एज इंजाइम्स एक्ट करें, उनको हम क्या कहेंगे, कैटालिटिक प्रोटीन्स कहेंगे, जो कि स्पीड अप कराएं केमिकल रिएक्शंस को। एल्कलाइन फोस्फेटेस ये एक कैटालिटिक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि एल्कलाइन यानी कि एल्कलाइन मीडियम में काम करेगी, ठीक, और वैसे रिएक्शंस जो कि एल्कलाइन मीडियम में होंगे उनको स्पीड अप करेगी। इसी तरह हार्मोनल प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स जो कि हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि एज अ हार्मोन एक्ट करती है। इंसुलिन का फंक्शन आपको पता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन है, तो ये भी एक प्रोटीन है और ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन आपको पता ही होगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जो कि कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, इसमें कोलेजन है और एलास्टिन है। कोलेजन टिश्यू के पार्ट्स को बनाने में हेल्पफुल होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, इस बारे में। लास्ट है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात हो रही है। वो तमाम प्रोटीन्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है एक्टिन और मायोसिन की। एक्टिन और मायोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो यहाँ तक मैंने कुछ प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूट्रिशनल बेसिस पे और कंपोजिशन के बेसिस पे। होप सो आप लोग को समझ आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।